रिलेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। कल हम लोगों ने रिलेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन थी रिलेशन की, और उसके अंदर डोमेन, रेंज और ये सारी चीज़ें देखी थी, और आपको बताया था कि जो बेसिक चीज़ें जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे उनको फिर से एक बार रिवीजन किया था। अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है जो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर फर्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। आपको बताया था कि ए टू बी, सेट ए टू बी को रिलेशन डिफाइन है, तो हर रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें पता है कि किसी भी सेट का सबसेट वो खुद सेट है, वो भी एक सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट किसी रिलेशन में आ जाते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, तो उस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। या फिर अगर रिलेशन ए पे डिफाइन है, ए की सेट पे, तो ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी रिलेशन में आ जाते हैं, तो इस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन हुआ ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस रिलेशन में आ जाए, तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई, तो ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? एक्स एक्स आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई एक्स आएगा और वाई वाई आएगा, सारे के सारे आएंगे। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। वॉइड रिलेशन, अब देखें, आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, ए टू बी, सेट ए टू सेट बी रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको पता है हर सेट का एक सबसेट फाई जरूर होता है, फाई हर सेट का एक सबसेट होता ही होता है। तो ए क्रॉस बी से अगर आप कोई सबसेट बनाने जाओ तो उसमें एक सबसेट फाई भी होगा, फाई भी होगा। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, इस तरह के रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन कहेंगे। या फिर यूँ कहें, जब ए क्रॉस बी का आप सबसेट बनाने जाओगे तो फाई भी एक सबसेट बनेगा, और ए क्रॉस बी के जितने सबसेट है वो किसी न किसी रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो क्या फाई भी कोई ना कोई रिलेशन बनाएगा? हाँ, उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। तो रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड द वॉइड रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू फाइव। मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, सारे के सारे आ जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन बन गया, और कोई एलिमेंट आए नहीं तो वॉइड रिलेशन बन गया। अब ऐसा क्या होता है कि कोई रिलेशन ही नहीं आए, तो देखो डिपेंड करता है उसकी डेफिनेशन पे। रिलेशन की डेफिनेशन इस तरह की होती है कि कोई एलिमेंट उसमें आ ही नहीं पाता जिस सेट पे वो डिफाइन है। फॉर एग्जांपल एट ए है 3 4 7 17, ये एक सेट है, और रिलेशन जो है वो उस पर डिफाइन किया गया है ए पे, वो क्या है, ए रिलेटेड टू बी होगा इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट आपको इस सेट से निकालने हैं जिससे कि उनका डिफरेंस 1/2 हो जाए, ऐसा रिलेशन। अब देखो, आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट निकालो, उनका डिफरेंस कभी भी 1/2 नहीं आएगा। तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं इस रिलेशन में, नहीं आएगा तो वो वॉइड रिलेशन हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन, नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक इस तरह का रिलेशन जिसके अंदर कोई सेट ए टू बी डिफाइन है, या सेट ए टू ए बोल सकते हैं। ए टू ए सेट ए पे कोई रिलेशन डिफाइन है, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, और कोई रिलेशन हो ही ना हो, कोई एलिमेंट उसके ना हो। जिसके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं ए क्रॉस ए के, वो सारे एलिमेंट में क्या हो, हर एलिमेंट का अपने खुद के साथ रिलेशन, और किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन ना हो। और जितने एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन होना चाहिए, जितने एलिमेंट हैं सबका रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, खुद के साथ ही हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन हुआ अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be an identity relation if every element of F is related to itself and only itself। सिर्फ अपने साथ ही रिलेशन हो हर एलिमेंट का। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इनको लिखें। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके अंदर हम लोगों ने यूनिवर्सल, वॉइड और आइडेंटिटी देखा। एक एग्जांपल देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन का। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आइडेंटिटी रिलेशन का है a relation defined on the set of natural number, on the set of natural number as a equal to b, a equal to b। क्या मैं बोल सकता हूँ कि a equal to b होगा तो a, b belongs to r होगा, a, b belongs to r होगा। अब नेचुरल नंबर के अंदर देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ कि a, a है वो a के इक्वल ही होगा?
तो a कॉमा ए तो बिलोंग्स टू r होगा ही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 इक्वल टू 1 होता है, 2 इक्वल टू 2 होता है, 3 इक्वल टू 3 होता है, इसी तरह से इन्फाइनाइट तक ये जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होगा क्योंकि हर एलिमेंट खुद के इक्वल ही होता है। तो क्या इस तरह का रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा बिल्कुल, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर सब के सब आ जाएंगे और सबका सिर्फ खुद के साथ रिलेशन है और किसी के साथ नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रिलेशन ये लिखा हुआ है जिसके अंदर ऑन a इक्वल टू 1, 2 और 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं ये चेक करना है। तो देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब इन तीनों एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन हो और तीनों का होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसमें देखें 1 1 है, 2 2 है, 1 3 आ गया, 3 3 नहीं है। एक तो ये होना भी नहीं चाहिए, दूसरा 3 3 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अगर 3 3 होता और ये भी होता तो भी आइडेंटिटी नहीं है, अगर ये नहीं होता तो भी आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ 3 3 होना चाहिए था, ये नहीं था तो आइडेंटिटी होता, अदरवाइज ये नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो आपको समझ आ गया होगा यूनिवर्सल किसको बोलते हैं, वॉइड किसको बोलते हैं और आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। कोई रिलेशन ए है, कोई रिलेशन आर है, ए टू बी, तो इनवर्स रिलेशन उसका हो जाएगा बी टू ए। मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन बन जाएगा और जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाएगा। इस तरह के रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर फोर्थ आ गया इनवर्स रिलेशन। ये कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन है। वैसे तो हम लोगों ने रिलेशन के कुछ और टाइप देखे, जैसे 1-1 रिलेशन, 1 to many, many to 1, many to many, ये भी रिलेशन होते हैं। लेकिन ये अलग टाइप के रिलेशन है जिसके अंदर फोर्थ है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, a बिलोंग्स टू r इनवर्स होगा, उल्टा हो जाता है। तो r इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, r इनवर्स डिफाइन होता है a, b, सॉरी a, b तो r में हो गया, तो b, a होगा, r इनवर्स में क्या आएगा, b, a, कौन सा b, a, जो कि a, b है वो रिलेटेड टू r है। जो r के अंदर a, b है उसका उल्टा करोगे तो b, a। जैसे मैं बोलता हूँ कि r एक रिलेशन है जिसके अंदर ये टर्म है a1, b2, c3। अगर मैं आपसे r इनवर्स पूछता हूँ तो आप लिखोगे 1, a, 2, b और 3, c। ये जो एलिमेंट है ये इंटरचेंज हो जाते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। तो जो रेंज है वो कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन है वो रेंज बन जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि डोमेन ऑफ R इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ R एंड रेंज ऑफ R इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ R। अब मैं इस रिलेशन के लिए आपके डोमेन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, डोमेन है सर ABC और रेंज है 1, 2, 3। इसके लिए अगर आपसे डोमेन पूछोगे तो आप बोलोगे 1, 2, 3 ये डोमेन हो गया और ABC रेंज हो गया। फर्स्ट एलिमेंट होता है जितने भी ऑर्डर पे रहा वो डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होता है। ये आपस में इंटरचेंज होगी तो रेंज को डोमेन हो गया और डोमेन रेंज हो गया। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ R is a relation defined from A to B, then R inverse is a relation defined from B to A।
एज आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये आपको बताया मैंने। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसका एग्जांपल क्या है, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए रिलेटेड टू बी होगा। ए बी से रिलेशन में कब होगा, जब दोनों a प्लस 2b है वो 10 होगा, और n हमको लेना है 1 2 3 अप टू 10 तक, एंड a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स टू n है, और n क्या है, ये है। तो रिलेशन क्या होगा इसका, देखिए a रिलेटेड टू b, a b के साथ कब रिलेशन में होगा, जब a प्लस 2b है वो 10 होना चाहिए। अब देखिए आपको a और b कहाँ से निकालना है, इसमें से। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो b कितना होना चाहिए, अब देखिए a 1 है तो b कितना होना चाहिए कि ये 10 आ जाए। यहाँ पे 9 चाहिए, 9 b इंटू 2 इक्वल टू 9 कभी नहीं होता, 9/2 होना पड़ेगा, जो कि है ही नहीं। तो a की वैल्यू 2 लेता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, तो 4 आ गया। देखिए a की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये 7/2, वो भी नहीं, तो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 पे b2 आ गया। अब और क्या क्या बन सकता है 10 के लिए, 3 नहीं 4, 5 नहीं 6, ये 6 लेता हूं तो ये कितना होगा, 6 है तो 2, 6 a 6 है तो b है वो 2 होना चाहिए, तो 10 हो जाएगा। और a अगर 8 लेता हूं तो b 1 होना चाहिए। देखिए इसके अलावा और कोई बन रहा हो तो देखिए कोई नहीं बन रहा, यही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आर इनवर्स बताओ, तो आर इनवर्स आप क्या बताओगे, 4,2, 2,6 और 1,8, ये आर इनवर्स बन गया। तो अगर आपके पास रिलेशन है, उसकी डेफिनेशन है, तो उसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, उनके ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दो, इन दोनों इंटरचेंज कर दो, ये होता है आर इनवर्स। डोमेन रेंज बन जाएगा रेंज डोमेन, ये है इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट है अपना इसके अंदर एक एलिमेंट और आता है 4,3, तो इधर हो जाएगा 3,4, ये इतने एलिमेंट्स, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। चले नेक्स्ट देखें, इनवर्स रिलेशन होता है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, आप लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन अभी देखा, आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड हो। रिफ्लेक्सिव भी वही बोलता है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिटी में वो नहीं हो सकते। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, अगर मैं कुछ रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी यही कहता है R2 1 1 2 2 3 3 और 1 2, ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। आइडेंटिटी बोलता है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव बोलता है मुझे ये तो चाहिए, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन तो चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव होता है। आइडेंटिटी क्या बोलता है, हर एलिमेंट का खुद के साथ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक और एग्जांपल लिखता हूँ 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब 1 1 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है, 3 3 होता तो आइडेंटिटी भी बनता और रिफ्लेक्सिव भी बन जाता। एक और लिखता हूँ अब देखिए हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, नहीं है, 1 1 नहीं है इसके अंदर, तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, दोनों है।
ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है। ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये रिलेशन है, ये भी आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो एक चीज़ समझ आ रही है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ रिलेशन है और हर एलिमेंट का है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का नहीं है, हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और खुद के साथ तो आइडेंटिटी। और रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, हर एलिमेंट का। एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके रिलेशन नहीं हो, और वो भी किसके साथ, खुद के साथ होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई रिलेशन है तो उससे रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझ आए कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होते ही होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव हो वो आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं। देखो, ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव है जरूरी नहीं आइडेंटिटी हो भी सकता और नहीं भी। अब इसको देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो अब इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट को समझा, अब इसको लिखते हैं। ए रिलेशन R on a non-empty set A is called a reflexive relation if A comma A belongs to R, if A comma A belongs to R for every A belongs to A। देखा, A का हर एलिमेंट, जितने हर एलिमेंट है वो A कॉमा A होना चाहिए, हर एलिमेंट का खुद के साथ ही। फॉर एवरी, ये आपको बताएगा A रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। हाँ, अब देखिए रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा। a relation R on a non-empty set A is not reflexive if there exists at least one A belongs to capital A such that A comma A does not belongs to R। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि A पे कोई रिलेशन डिफाइन है और A का कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसके लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R नहीं है। जैसे A था 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक भी ऐसा मिल गया जिसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, 1 का 1 के साथ या 2 का 2 के साथ या 3 के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तीनों का होना चाहिए, जितने एलिमेंट सबका और खुद के साथ होना ही चाहिए, बाकी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, लेट A इक्वल टू 1 2 3 be a set then R 1 comma 1 जो मैंने अभी आपको बताया था 3 comma 3 1 comma 1 1 comma 3 and 2 comma 1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। is a reflexive relation on A। देखो A में अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, कुछ और एलिमेंट्स है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हर एलिमेंट का खुद के साथ होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। एक और एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 इसी सेट A पे है, वो है 1 1 2 1
3,3 एंड 6,2। तो ये कैसा है? इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1,1 है, 3,3 है, बट 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। आर रिलेशन में 2,2 है ही नहीं। जब है नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इस एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल क्या है? ए रिलेशन defined on set of natural number, where a related to b कब होगा? जब a डिवाइड करेगा, a divides b, where a, b belongs to n। आपको बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। a कब b के साथ रिलेशन में होगा? जब a b को डिवाइड करेगा। और एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड इटसेल्फ, हर नेचुरल नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, तो हर नेचुरल नंबर है वो खुद के साथ रिलेशन में होगा ही होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 रिलेटेड टू 1 है? क्यों है? क्योंकि 1 को डिवाइड करता है। 2 रिलेटेड टू 2 है, क्यों है? क्योंकि 2 को डिवाइड करता है। 3 रिलेटेड टू 3 है, क्यों है? क्योंकि 3 को डिवाइड करता है। 2 रिलेटेड टू 4 है, क्यों है? क्योंकि 2 को 4 को 2 डिवाइड करता है। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन बनेंगे और भी इसमें आएंगे, लेकिन आप इसमें ध्यान दो कि इसमें देखो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, 7 7 आएगा, 8 8 आएगा। ये सारे के सारे नंबर आते जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी आएंगे, जैसे 5 10 भी आएगा, 4 8 भी आएगा, 10 20 भी आएगा, लेकिन उससे रिफ्लेक्सिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ता है आइडेंटिटी में। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्योंकि a, बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मीनिंग समझिए, ये क्या कह रहा है कि A जो सेट है उसका हर एलिमेंट, फॉर ऑल, हर एलिमेंट, A का हर एलिमेंट है वो a, बिलोंग्स टू R है। हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए नेक्स्ट है, एक नोट डाल के लिखना है आपको। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी नोट में क्या लिखना है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव relation, but every reflexive relation need not be an identity। चलो, ये आपको बता चुका कि हर आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता ही होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव हो, आइडेंटिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब अपना इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चले, एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि एक सेट है बी सेट है। क्या सेट है? 2,5, और इस पे जो रिलेशन है इस बी सेट पे वो है 2,2, 2,5 और 5,5। देखिए ये रिलेशन कैसा है। इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ, 5 का 5 के साथ। दूसरे कोई एलिमेंट हो उससे रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट नॉट आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी क्या बोलता है?
हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, बाकी मुझे नहीं चाहिए। और रिफ्लेक्सिव होता है बाकी हो तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। सेट ए है, सेट ए है वो है 2, 3 और 5। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन डिफाइंड है। जैसे एक रिलेशन है R1, वो क्या है 2, 2, 3, और 5, 5। अब आपसे पूछता हूँ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। आइडेंटिटी आपने चेक किया, रिफ्लेक्सिव चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और रिलेशन है R2, वो दे रखा है 2, 2, 3, 3, 5, 3 है और 3, 5 है। देखो ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आप चेक कीजिए आइडेंटिटी, अगर रिलेशन आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसका उल्टा, अगर फंक्शन रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। फिर से बताता हूँ, अगर ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी हो भी सकता है, मे बी और नॉट। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करने से पहले अगर आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं, आइडेंटिटी है या नहीं है। अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मैंने इसमें चेक किया क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं है, क्योंकि एलिमेंट है 2, 3, 5, तो 2, 2, 3, 3, 5, 5 होना चाहिए। 2, 2, 3, 3, 5, 5 नहीं है, सारे एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट है, एक और लिखता हूँ R3, वो क्या है, वो बोलता है कि 2, 2, 3, 5 और 2, 5। अब देखिए ये रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है क्या? नहीं, आइडेंटिटी के लिए 3, 3, 5, 5 भी चाहिए, वो नहीं हो सकता तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस तरह से अगर आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन हो तो आप बता सकते हो कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और टाइप्स है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, ए और बी, ए कॉमा बी है, इनकेस है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए। फिर से बोलता हूँ, रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था, ए कॉमा ए होना चाहिए, बाकी कुछ है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बोलता है कि अगर ए कॉमा बी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। नहीं है तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ए कॉमा बी आता ही नहीं है, तो बी कॉमा ए की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। कितना हो गया? 5, ये 6। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या ये बोलता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1, 2 ये बिलोंग्स टू आर है तो 2, 1 होना चाहिए आर के अंदर, तो ही ये सिमेट्रिक होगा। अगर 2, 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर 1, 2 भी नहीं है, 1, 2 भी नहीं है तो सिमेट्रिक है ही ऑलरेडी। जैसे मैं बोलता हूँ 1, 1 है तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है। 1, 2 है ओनली तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1, 2 है, 2, 1 है तो ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक है। मतलब समझ आ रहा है कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा है जिसमें ए कॉमा बी नहीं है तो फिर ए कॉमा बी नहीं है तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, क्योंकि उस केस में जब ए कॉमा बी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव में तो वो आइडेंटिटी ही हुआ। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है।
1 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 3 5 नहीं है, तो आइडेंटिटी हुआ। और आइडेंटिटी तो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। नल भी यही होता है। सिंगलटन सेट के अंदर अगर 1,1 आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, ये 1,1 है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ये 1,2 है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए 2,1 चाहिए। समझ आ रहा है? अगर a, b नहीं है तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a, b है तो b, a चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ आया कॉन्सेप्ट। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ये है, ए रिलेशन डिफाइन ऑन a set is said to be symmetric if A related to B, this implies that B related to A होना चाहिए। if A, B belongs to R है, then B, A belongs to R होना चाहिए। must be necessary therein the same relation। उसी रिलेशन के अंदर A, B है तो उसी रिलेशन में B, A भी होना चाहिए। if A, B belongs to R but B, A does not belongs to R, then R is not symmetric relation। चले, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ आ गया था कि A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर A, B है तो B, A होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक बनेगा। चलिए, ये डेफिनेशन लिखिए आप। अब इसके कुछ एग्जांपल पे जाते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन थी। चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके। एग्जांपल है फर्स्ट, A रिलेटेड टू B। A और B का रिलेशन होगा, कब होगा, जब A इज पैरेलल टू B। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? बिल्कुल है। A पैरेलल टू B है, दिस इंप्लाइज दैट B इज पैरेलल टू A, और B इज पैरेलल टू A है तो B, A बिलोंग्स टू R हो जाएगा। देखिए, A रिलेटेड टू B है, मतलब कब होगा, जब A पैरेलल टू B होगा। अगर A पैरेलल टू B है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि B पैरेलल टू A हो जाएगा, और B पैरेलल टू A तो B, A बिलोंग्स टू R आ गया। यहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, A बिलोंग्स टू R है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आपको समझ आ रहा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, L1 इज रिलेटेड टू L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, अब देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ L1, L2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो क्या दिस इम्प्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 नहीं हो सकता। अगर ये जो लाइन है, ये लाइन L1 है, ये दूसरी लाइन L2 है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, L1 L2 परपेंडिकुलर, तो क्या L2 L1 पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता कि L2, L1 बिलोंग्स टू R नहीं हो सकता। अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है एंड L2, L1 भी बिलोंग्स टू R, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, A रिलेटेड टू B। A रिलेटेड टू B और डेफिनेशन है A इज ब्रदर ऑफ B। अब देखिए, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो इसको समझते हैं। मैंने बोला कि A, B बिलोंग्स टू R है। बिलोंग्स टू R है मतलब ये बोल रहा है कि A है वो इज ब्रदर
ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी होगा। क्या ये ऐसा बोल सकते हैं कि बी भी ब्रदर ऑफ ए होगा? जरूरी नहीं है। ये जो बी है वो मे बी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ए तो बॉय होगा, ये बॉय है तभी भाई है। बॉय है वो बॉय का भी भाई होता है, गर्ल का भी भाई होता है। अगर यहाँ पे बॉय आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए। लेकिन अगर गर्ल आ गई तो ए इज ब्रदर ऑफ बी तो हो जाएगा, लेकिन बी इज ब्रदर ऑफ ए नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको सिमेट्रिक का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन लिखता हूँ। एक और आ सकता है, हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इफ आर इज सिमेट्रिक, तो आपको अब ध्यान आनी चाहिए इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन। इनवर्स रिलेशन क्या बोलता है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स बी कॉमा ए होगा। मतलब आर इनवर्स और आर ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्यों? जैसे मैं बोलता हूँ आर है वो ही ऐसा है, ए बी सॉरी 1A 2B A1 और B2 और R इनवर्स, इसका इनवर्स करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, A, 1, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो और इन दोनों को इंटरचेंज करो। अब देखो क्या R इनवर्स और R दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल है। अगर R और R इनवर्स इक्वल हो जाए तो ऐसा रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। देखो ये सिमेट्रिक है क्या? 1A है तो A1 भी है, 2B है तो B2 भी है। तो ऐसा रिलेशन, जब भी कोई रिलेशन इस तरह से काम करेगा कि वो R और R इनवर्स दोनों इक्वल होते हैं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। इफ R इज सिमेट्रिक हैंस R इक्वल टू R इनवर्स। मतलब रेंज ऑफ R इक्वल टू डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R। ये मेन कॉन्सेप्ट है। रेंज और डोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए तो वो कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब R है वो R इनवर्स के इक्वल हो तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद आपको ये बताना था कि R और R इनवर्स इक्वल है तो सिमेट्रिक है, या फिर रेंज और डोमेन इक्वल है तो सिमेट्रिक है। अब देखिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कुछ रिलेशन लिखता हूँ। आपको बताना है वो सिमेट्रिक होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद आपका रिलेशन ट्रांजिटिव और फिर इक्विवेलेंस और फिर आपकी प्रैक्टिस है। चलिए लेट A इक्वल टू 1 4 5 ये कोई सेट है और रिलेशन है द रिलेशन R। वो क्या क्या गिवन है? 1 1 1 4 4 4 5 5 ऑन A। दूसरा एक और रिलेशन S है 1 1 1 4 4 1 1 5 और 5 1। बताना इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है A पर। ठीक है, अब देखिए 1 1 है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 4 है तो मुझे 4 1 चाहिए, तो इसमें 1 4 बिलोंग्स टू R है बट 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस R इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो R है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? 1 4 है लेकिन 4 1 नहीं है। A B तो है लेकिन B A नहीं है। अब इसमें देखें 1 1 है, 1 4 भी है, 4 1 भी है, 1 5 है, 5 1 भी है। तो ये कैसा होगा? S इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो इस तरह का ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन है तो आप बता सकते हैं सिमेट्रिक कौन सा होगा और कौन सा नहीं। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से होता है, कौन कौन से नहीं, उस पर नोट डाल के लिखे। नोट है द आइडेंटिटी रिलेशन,
relation identity relation on a non-empty set is always symmetric, is always a symmetric relation। तो अब आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों बोला था कि आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ ए ही होता है, ए भी तो होता ही नहीं है। जब ए भी है ही नहीं तो बी की जरूरत क्या है, तो वो सिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखें, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन a non-empty set is always symmetric। अब देखिए यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अभी आपको बताया था कि ए टू बी को रिलेशन डिफाइन है तो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जिस रिलेशन में आते हैं। अब ए क्रॉस बी के आगे सारे आएंगे तो देखो 1 2 आया तो 2 1 भी आएगा, क्योंकि सारे के सारे आए। ए टू ए डिफाइन है तो ए के अंदर 1 2 3 है तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, 2 3 आएगा तो 3 2 भी आएगा, 1 3 आएगा तो 3 1 भी आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल है। ए पे ए रिलेशन पे कोई अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ए टू ए तो जितने भी रिलेशन है, जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं ए क्रॉस ए के, वो सारे के सारे आएंगे यूनिवर्सल के अंदर। तो ए बी आएगा तो बी ए भी आएगा, तो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट है द रिलेशन R on Z defined by X related to Y if and only if X is less than or equal to Y is not symmetric, क्यों नॉट सिमेट्रिक है उसको समझते हैं। बिकॉज 5,7 बिलोंग्स टू R होगा बिकॉज ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 7 है, बट 7,5 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्यों, 7 है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। तो ये रिलेशन क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट टाइप है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा हुआ, जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है उसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर कभी आपको कोई रिलेशन दे दिया और आपसे बोल दिया कि एंटी सिमेट्रिक है और किसी वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा करना है, ए रिलेशन R on a set A is said to be an antisymmetric if and only if A comma B belongs to R है and B comma A वो भी belongs to R है, then A equal to B होना चाहिए for all A comma B belongs to A। मतलब समझा रहा हूँ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मैंने बोला जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है। मतलब A comma B belongs to R है लेकिन B comma A belongs to R नहीं है, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है, तो वो एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब इन्होंने डेफिनेशन को कैसे घुमाया कि A B है और B A B है, अगर A B है और B A B है वो तो सिमेट्रिक हो जाता है ना, लेकिन ये कह रहा है A B भी है B A भी है, लेकिन अगर A और B दोनों इक्वल हो जाए तो वो एंटी सिमेट्रिक हुआ। तो इस तरह रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कौन सा था, 7।
ये 8 ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे इसको पहले समझ लेते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या था, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी हो मतलब नहीं। सिमेट्रिक में क्या बताया, अगर a, b है तो b, a चाहिए, a, b नहीं है, a, a ही है तो उसकी जरूरत नहीं है b, a की, तो वैसे सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर a, b है आपके पास और b, c भी है तो आपको a, c चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। मतलब a b है, b c है और a c है तो ट्रांजिटिव होगा, a b है और b c है और a c नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। a b है, b c भी है लेकिन a c है वो नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस केस में ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि a b ही है, b c नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव, अगर a b है और b c है तो a c की जरूरत है, a b है और b c नहीं तो a c की जरूरत नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर a b है और b c है तो a c होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, a b है और b c भी है और a c नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ a b ही है, b c नहीं है तो a c की जरूरत नहीं है तो वैसे ट्रांजिटिव हो। जैसे 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 2 है 2 3 है 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ 1 2 ही है 2 3 नहीं है तो आपको 1 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 3 है ही नहीं। ए बी है बी सी नहीं तो ए सी कहाँ से लाओगे, तो ए बी ही है सिर्फ तो वो ट्रांजिटिव है। चलिए अब इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब इसी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, ए रिलेशन ऑन set A is said to be transitive, if A related to B and B related to C implies A related to C, then it is transitive. It is transitive relation. मतलब A, B belongs to R है and B, C belongs to R है। This implies that A, C belongs to R होना चाहिए इसके ट्रांजिटिव होने के लिए। तो एंड A, C belongs to R एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, A, B, C need not be distinct। अब ये क्या चीज़ आ गई कि ये तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि हो। देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए इसके ट्रांजिटिव होने के लिए, ट्रांजिटिव हो गया। मैं बोलता हूँ कि 1 2 है 2 2 है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। कैसे, 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है तो 1 का फिर 2 के साथ होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी अलग अलग हो सकता है कुछ सेम भी हो। तो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए और ए बी सी तीनों है वो अलग अलग हो, ये नेसेसरी नहीं है, सेम भी हो सकते तो भी ये ट्रांजिटिव बन सकता है। बस चले अब हम लोगों ने ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देख ली, अब कुछ एग्जाम्पल से इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है ए रिलेटेड टू बी वेयर ए माइनस बी इज इवन। ये इवन है, ए और बी दोनों रिलेशन में कब होंगे, जब दोनों का डिफरेंस है वो इवन होगा। अब हमें पता है कि ए माइनस बी अगर इवन है और बी माइनस सी वो भी इवन है, इन केस वो भी इवन है, तो इन दोनों का प्लस करता हूँ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी, क्या वो भी इवन होगा? क्योंकि दो इवन नंबर का सम ऑलवेज इवन ही होता है, ऑलवेज इवन होता है। तो
अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है तो A रिलेटेड टू C होगा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल है, ऑन द सेट ऑफ natural number the relation R defined by x related to y कब होगा, जब x इज लेस देन y होगा। ठीक है, अब देखिए x इज लेस देन y, क्या ये ट्रांजिटिव है? हम लोग चेक करते हैं, मैंने बोला कि x, y बिलोंग्स टू R है एंड y, z बिलोंग्स टू R है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x, z भी बिलोंग्स टू R होगा। अच्छा, ये कैसे हुआ उसको समझते हैं। अब ये दोनों रिलेशन में है, x रिलेटेड टू y है, इसका मतलब ये x लेस देन y है क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है, और y, z है वो भी रिलेटेड टू है, y z से रिलेटेड जो है और रिलेशन में है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि y लेस देन z होगा। x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो क्या x लेस देन z नहीं होगा, x लेस देन z होगा, तो x, z भी रिलेशन में आ गए, वो भी रिलेटेड होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। अब इसको रब करता हूँ और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जब तक कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, देखो एग्जाम्पल है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 6 the relation R 1 1 1 2 2 3 1,6 ऑन A। अब देखिए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, देख लिया, चेक कर लेते हैं। 1 1 है, 1 2 है, तो ये देखो ये 1 1 है, ये 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, वो बिल्कुल है। ये 1 2 है और ये 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस नॉट ट्रांजिटिव, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं, S, इसी A पे एक और रिलेशन S है, वो इस तरह से है 2,2 3,6 और 6,1 3,1। देखिए क्या ये ट्रांजिटिव है, देखिए 2,2 है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3,6 है तो 6,1 है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया C, तो AC होना चाहिए, मतलब 3 1 होना चाहिए, वो 3 1 है। दूसरा और देखें, ये 2 2 है, ये देखिए और 2 कहाँ है, नहीं है, इसको छोड़ दो। ये 3 6 है और 6 कहाँ है, ये रहा 6, 3 6 6 1 तो 3 1, ये 6 1 है और 1 कहाँ है आगे, नहीं है, छोड़ दो। 3 1 है और 1 कहाँ है, नहीं है, छोड़ दो, हो गया। तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब मैंने क्या क्या चेक किया वो बताता हूँ। देखो ए बी है तो हमें बी ढूंढना है, बी सी है क्या इसके अंदर, बी, अगर ए बी है तो ये वाला ढूंढना है, ये फर्स्ट एलिमेंट कहीं है, अगर है तो हमें फिर ये देखना है ए बी सी है तो ये है क्या, तो ट्रांजिटिव है। मैं क्या ढूंढ रहा था, देखो 2 2 है, मैं देख रहा 2 और इसमें फर्स्ट कहाँ है, कहीं नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं। 3 6, ये 6 वाला है और फर्स्ट पहले नंबर पे 6 कहाँ है, ये रहा, अगर ये है तो इनका रिलेशन होना चाहिए, वो ये रहा, खत्म हो गया। अब इसके अंदर मैंने क्या देखा, सेकंड 1 फर्स्ट प्लेस पे कहाँ है, इन सभी में से कहीं नहीं है, तो नहीं चेक करना। अब इसमें देखा 3 1, फिर 1 फर्स्ट प्लेस पे कहाँ होता है, कहीं नहीं है, चेक नहीं करना, बस हो गया ट्रांजिटिव एक के लिए। अगर है तो चेक करना है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। नेक्स्ट, अब कुछ नोट बना के लिखने हैं आपको, कुछ पॉइंट्स हैं। नोट 1, द आइडेंटिटी रिलेशन on a non-empty set is always a transitive,
ट्रांजिटिव। हाँ, अब इसको समझें। देखो आइडेंटिटी रिलेशन को आपको क्या क्या बताया था, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, सिमेट्रिक भी होता है क्योंकि उसमें ए कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा ए की भी जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला, ए बी है और बी सी है तो आपको ए सी चाहिए। अब इसमें ए बी होता ही नहीं है, या फिर हो गए ए होता है तो फिर ए है, फिर दूसरा उसका भी ए चाहिए, वो होता ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। मतलब समझ आ रहा है, ये होता है ए बी बी, ये वाला जो फर्स्ट है ये सेकंड, इसमें ढूंढो कहाँ पे फर्स्ट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ऐसे मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो ट्रांजिटिव हो गया, तो ये क्या होता है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, द यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन on a non-empty set is always a transitive relation। अब देखो ये क्या चीज है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल आपको बताया कि ए टू बी को रिलेशन डिफाइन है तो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे उसमें आ जाए, वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। सारे के सारे आ जाएंगे तो ए बी भी आएगा, बी सी भी आएगा, तो ए सी भी आएगा, सारे के सारे तो आगे कुछ बचेगा नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और वो ट्रांजिटिव भी होता है। आइडेंटिटी देखो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। नेक्स्ट एक और इसका पॉइंट लिख लेते हैं, एक और इसका पॉइंट है द रिलेशन आर ऑन जेड defined by x related to y, if and only if x is less than equal to y is a transitive relation, is a transitive relation on z। क्यों है ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो x इज लेस देन इक्वल टू y है, मैं बोलता हूं कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r है क्योंकि x इज लेस देन y है, और y कॉमा z बिलोंग्स टू r है क्योंकि y इज लेस देन r, z है। x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो क्या x z से छोटा नहीं होगा, तो x कॉमा z बिलोंग्स टू भी r होगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। अब आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा और ट्रांजिटिव देखा, ये तीनों चीज़ें देखी। अब इन तीनों चीज़ों पे बात करते हैं हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखते हैं पहले तो, कि ऐसे कौन कौन से रिलेशन हैं जो देखते ही हम बता देंगे कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है। एक तो यूनिवर्सल रिलेशन आ गया जो आपको बताया कि ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, और एक आइडेंटिटी आ गया। कुछ और है, ये भी नोट में लिखना है। कुछ और क्या है, एवरी, थर्ड पॉइंट है ना, फर्स्ट तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा तीनों ही होते हैं, और एक और क्या उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और थर्ड है एवरी नल रिलेशन इज ए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसा क्यों, वो भी बताता हूँ। फोर्थ है एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो सिंगलटन का मतलब एक ही एलिमेंट, वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। जैसे मैंने बोला कि 1,2 या 1,1, ये ट्रांजिटिव है। क्यों,
ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है तो आपको ए कॉमा सी की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। नल सेट है तो वो सिमेट्रिक क्यों होता है? कि सिमेट्रिक को क्या बोला आपको, ए बी है तो बी ए चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो वो तो सिमेट्रिक हो गया, तो नल सेट में ए बी होता ही नहीं है तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में ए बी है और बी सी है तो ए सी चाहिए, जब ए बी बी सी नहीं है तो ए सी की जरूरत ही नहीं है, तो नल में तो कोई होता ही नहीं है, तो वैसे ही वो ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, यूनिवर्सल होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। जैसे ये वाला सिंगलटन है वो ट्रांजिटिव होता है, जैसे नल सेट है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। चले अब इन तीनों पे ही कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रिलेशन अपना यहाँ पे होता है, एक लास्ट बचा हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। कल पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, आज हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो ये पढ़े हैं वो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन on A are reflexive, comma symmetric and transitive। ये कोई सेट A है, इस पर कुछ रिलेशन डिफाइन किए गए, उन रिलेशन में से आपको चेक करके बताना है वन बाय वन कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा ट्रांजिटिव होगा। तो फर्स्ट है आपके पास R1 जो लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 1 3 1 3 एंड 3 4। नेक्स्ट R2 है जो आपको गिवन है 2 4 एंड 4 2। R3 थर्ड रिलेशन, R3 आपको गिवन है 4 3 एंड 2 4 और फोर्थ है आपका R4 जो गिवन है आपका A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब यूनिवर्सल आ गया। अब आपको वन बाय वन बताना है। सबसे पहले फर्स्ट देखें, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्या, 1 3 है, 3 1 नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है समझ गए होंगे, नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R है बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और ट्रांजिटिव है, 1 3 है, 3 4 है बट 1 4 नहीं है, 1 3 है, 3 4 है बट 1 4 नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे लिखता हूँ नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, रीजन देखें, 1 3 बिलोंग्स टू R है, 3 4 बिलोंग्स टू R है बट 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट्स वाई नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखें R2 के अंदर देखें 1 1 नहीं, 2 2 नहीं, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक देखें 2 4 है, 4 2 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव देखें 2 4 है, 4 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखें R3, 1 1 नहीं, 2 2 नहीं, 3 3 नहीं, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, 4 3 है, 3 4 नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और 4 3 है, 3 4 नहीं है, 2 4 है, 4 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, तो नॉट ट्रांजिटिव,
नॉट ट्रांजिटिव। क्या चेक करता हूँ मैं ट्रांजिटिव के अंदर? ये इसका सेकंड एलिमेंट कहीं फर्स्ट है, नहीं है। इसका सेकंड एलिमेंट कहीं फर्स्ट है, हाँ है, इधर है, 2 4 है, 4 3 है, तो ये होना चाहिए 2 3, वो नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज ऑफ 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और R4 देखें, 4 R4 ये यूनिवर्सल रिलेशन है, और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक और अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है consider the relation less than or equal to on the set Z of integer so that this relation is reflexive, so that this relation is reflexive, transitive but not symmetric। चलो अब इसको वन बाय वन, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या मैं बोल सकता हूं, इन्होंने बोला है कि x, y बिलोंग्स टू r होता है, या x रिलेटेड टू y कब होता है? x रिलेटेड टू y जब x इज लेस देन इक्वल टू y होता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि a इज रिलेटेड टू a होगा, क्यों होगा? या फिर a इज लेस देन इक्वल टू a होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a बिलोंग्स टू r होगा? बिल्कुल होगा। वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर है, a इंटीजर है और a हमेशा a के इक्वल होता है। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि सिर्फ लेस देन, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। मतलब या तो ये या तो लेस देन होगा या इक्वल टू हो, दोनों में से कोई भी होगा तो ये काम कर जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू है तो ये काम कर गया, a, बिलोंग्स टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट, अब मैं सीधा ट्रांजिटिव चेक करता हूं। ट्रांजिटिव में क्या बोला है कि x रिलेटेड टू y होता है जब x इज लेस देन इक्वल टू y हो। अब मैं बोलता हूं, लेट किया कि a, b, c बिलोंग्स टू z है एंड a इज लेस देन इक्वल टू b है, सॉरी मैं बोलता हूं कि a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि a इज लेस देन इक्वल टू b हो जाएगा एंड b इज लेस देन इक्वल टू c हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल टू c हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि a, c बिलोंग्स टू r होगा। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। नेक्स्ट थर्ड देखता हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के अंदर मैं लेट करता हूँ 5, 7 बिलोंग्स टू z है और 5, 7 बिलोंग्स टू r है बिकॉज ऑफ 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 है। बट 7, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू r है, क्यों? 7 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो ये नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या ये होगा या क्या नहीं होगा। हम लोग क्या करें, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। कल पढ़ेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक कितने होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है जो जल्दी से, क्वेश्चन है
consider the relation perpendicular on a set L of lines in a plane so that this relation is symmetric and neither reflexive nor transitive आपको बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है लाइंस के अंदर, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन वो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसके चेक करने के लिए चलें सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि x रिलेटेड टू y कब होगा, जब x इज परपेंडिकुलर टू y होगा। तो फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। देखिए x, y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा है सिमेट्रिक। देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है क्या? मैं बोलता हूँ कि x, y बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब हुआ कि x इज परपेंडिकुलर टू y। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y इज परपेंडिकुलर x। ये इंप्लाइज करेगा कि y, x बिलोंग्स टू r। x y के परपेंडिकुलर है तो y भी तो x के परपेंडिकुलर होगा। x y अगर r रिलेशन के अंदर है तो y x भी रिलेशन में होगा। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन आपको कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। देखते हैं, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं बोलता हूँ कि x, y है वो बिलोंग्स टू r है एंड y, z है वो भी बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये कह रहा है कि x इज परपेंडिकुलर टू y है एंड y इज परपेंडिकुलर टू z है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि x, z बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि x ये x है, ये y है और इससे परपेंडिकुलर ये z है। तो x इज पैरेलल टू z होगा, नॉट कि परपेंडिकुलर। x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब x है वो y के रिलेशन में, मतलब x है वो परपेंडिकुलर y पे है, y परपेंडिकुलर z पे है। तो x है वो z पे परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा, पैरेलल होगा। तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब ये रिलेशन है परपेंडिकुलर वाला, लाइंस के अंदर परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, सिर्फ सिमेट्रिक होता है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद एक और क्लास करेंगे जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इक्विवेलेंस क्लास और फंक्शन की डेफिनेशन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लेट R be the relation on the set R, set R का मतलब रियल नंबर, set R of real number defined by
डिफाइंड बाय a comma b belongs to R if and only if 1 plus ab should be positive, show that the relation R is reflexive, symmetric but not transitive. ये आपको प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, ये बोल रहा है कि a रिलेटेड टू b होगा, कब होगा, जब 1 प्लस ए बी है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सबसे पहले चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिविटी। देखो इसके अंदर क्या मैं बोल सकता हूँ कि a रिलेटेड टू a होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, हेंस a बिलोंग्स टू R, a बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने लेट a b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर ये है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस बी ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, b रिलेटेड टू a हो जाएगा और ये हमें दे देगा b a बिलोंग्स टू R। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आपका ट्रांजिटिव के अंदर देखो क्या आएगा। हमने लेट किया, चलो मैं बोलता हूँ कि 4,1/2 बिलोंग्स टू R है, चेक करें। 1 प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 शुड बी पॉजिटिव, सही है। अब मैं बोलता हूँ कि 1/2 -1 ये भी बिलोंग्स टू R है, क्यों है, क्योंकि 1 प्लस 1/2 इंटू -1 1/2 पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आपसे बोलूँ कि 4, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि 1 प्लस a इंटू बी 4 इंटू -1 नेगेटिव होता है, नॉट पॉजिटिव। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं है, तो क्या बोलूँगा कि नॉट ट्रांजिटिव, तो ये होगा नॉट ट्रांजिटिव। और यही तो आपको पूछा था कि ये जो रिलेशन आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a का a के साथ रिलेशन ऑलवेज होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमको यही बोला है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव। अब ये बोल रहा है कि 1 प्लस ए बी अगर इसके अंदर है, ऐसा कोई रिलेशन है, a और b है, तो और 1 प्लस ए बी पॉजिटिव हो रहा है, तो 1 प्लस बी ए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है। ये 1 प्लस बी ए पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव तो b a बिलोंग्स टू R होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के अंदर एक एग्जांपल से समझा कि 4,1/2 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि 1 प्लस 4 इंटू 1/2 पॉजिटिव होता है, और 1/2 -1 वो भी बिलोंग्स टू R है, क्योंकि 1 प्लस 1/2 इंटू -1 1/2 वो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन 4 और -1 वो बिलोंग्स टू R नहीं है, AB है, BC है, बट AC नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करें।